अब अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा H1 वीजा। रीगन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मेक इन इंडिया बनेगा मेक फॉरवर्ड। रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत के बिगुल। बैगन आर्मी ने यूक्रेन सेना के साथ मिलकर सीमावर्ती रोस्तोव शहर में सैन्य मुख्यालय पर किया कब्जा। मॉस्को में उतरे टैंक। मणिपुर के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई मीटिंग। 52 दिन से जारी है मणिपुर में हिंसा। विपक्ष की शिमला बैठक से पहले आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने रखी शर्त, अध्यादेश पर साथ दें वरना मीटिंग से बहिष्कार। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से केजरीवाल ने बनाई थी दूरी। असम में बारिश के बाद बाढ़ ने दिखाया विकराल रूप। 2 लोगों की गई जान। 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं प्रभावित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में माचिल सेक्टर में चलाए गए ऑपरेशन काला जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता को हासिल किया, जिसके परिणाम स्वरूप हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक के सामग्री की महत्वपूर्ण बरामदगी हो चुकी है। और इसी के साथ सुरक्षा बलों ने 55 किलो ब्राउन शुगर और 9 AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। ऑपरेशन काला जंगल भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा रात 22-23 जून को कंडक्ट किया गया, जिसमें 4 घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया और बहुत सारा हथियार, एम्युनिशन और नारकोटिक बरामद हुआ है, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। आपको बताएं कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल हथियार और आपत्तिजनक की जो सामग्रियां थी वो बरामद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक बड़ी जो साजिश थी उसको अंजाम दिया जा सकता था। ये कुपवाड़ा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से, हमारे भारतीय आर्मी की तरफ से लगातार चलाते रहते हैं। और उसी का ये नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। और इसी को लेकर अब आगे भी कार्रवाई की जा रही है कि आखिर इनके तार कहां कहां जुड़े हुए थे और कौन कौन लोग और शामिल थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों ने AK-40 जैसी राइफलें जो है वो बरामद कर ली है। बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरामद कर लिया है और साथ ही साथ आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। इससे पहले भी ये देखने को मिला है कि इस तरह के ऑपरेशन चलाकर तमाम बारीकी से आगे की छानबीन की जाती है और जो जो लोग उसमें शामिल हैं उनको भी ट्रैक किया जाता है कि आखिर ये जो माल है, ये जो हथियार है, ये कहां से सप्लाई किए जा रहे हैं, गोला बारूद ये कहां से सप्लाई हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय सेना और जांच एजेंसियां आगे कार्रवाई करेंगी, आगे अपना रुख उसके ऊपर लेकर जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है और साथ ही साथ आगे को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर ये हथियार मिले हैं और साफ तौर पर जो गवर्नमेंट है उसके भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी सीमा पार अगर गलत गतिविधियां होती हैं तो उसको लेकर हमारी भारतीय सेना स्वतंत्र है। वो जिस रूप से चाहे आगे कार्रवाई कर सकती है और मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकवादियों और जो गलत हरकतों में लिप्त हैं उनको दिया जा सकता है। सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारी भारतीय सीमा के अंदर ना दाखिल हो और उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। रविंदर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? हथियार और आपत्तिजनक की सामग्री बड़े पैमाने पर बरामद हुई है। जी देखिए, बिल्कुल अमरनाथ यात्रा से पहले लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को बाधित किया जा सके। इसके लिए ISI, आतंकी संगठन और खुद पाकिस्तान की सेना
लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की खेप को भारत में भेजा जा सके। इसके लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। बीते कल भी पाकिस्तान की तरफ से 4 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो कुपवाड़ा के इलाके में पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो पहले से ही सर्क जवानों ने उनको देखा, और जब वो भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए तो उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई। आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर किया गया, और उनके पास से जब भारी मात्रा में उनकी तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मादक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया, करीब 9 AK-47 और 55 किलो के करीब हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। 14 AK-47 की मैगजीन, पिस्टल के 288 गोलियां, 4 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 5 पिस्टल मैगजीन और कई आपत्तिजनक सामग्री जो है वो बरामद की है। इससे पहले भी कहा जाए तो 15 तारीख को 5 आतंकी जो विदेशी आतंकी थे उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, और इससे पहले भी लगातार कोशिश पाकिस्तान यही कर रहा है कि किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को जो है वो बाधित किया जाए। पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो टेरर कैंप है वहां पर लगातार हलचल जो है वो बड़ी है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आने वाले समय में आतंकी जो है वो अमरनाथ यात्रा को बाधित कर सकते हैं, यहाँ पर उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, और देश के गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, और वो भी अमरनाथ यात्रा को लेकर आज सुरक्षा की दृष्टि से एक बैठक करेंगे, और उसमें तय किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो आतंकी अपनी साजिश रच रहे हैं उनको किस प्रकार से नाकाम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बताया कि सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामग्री और हथियारों की बरामदगी की गई है। उधर बात मणिपुर की करेंगे। मणिपुर हिंसा पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और दिल्ली में दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही। बताया यह भी जा रहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार बैठक में शामिल नहीं होंगे, और वहीं राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने भी हिंसा पर खुली चर्चा की मांग की है। आपको बताएं कि विपक्ष लंबे समय से मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है, और मणिपुर में हिंसा के मद्देनजर 25 जून तक इंटरनेट सेवाएं बैन हैं। मुद्दा उठाया है कि यहाँ देश जल रहा है। मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय, मोदी जी की सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी। केंद्रीय मंत्री हो, वहां के राज्य के मंत्री हो, वहां के विधायक हो, सांसद हो, सब लोग भाग गए, सरकार भाग गए वहां से, सबके घर जला दिए। अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर सके। हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन आप 2 महीने के बाद ये बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में है, ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आज हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी जी जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारे मुद्दे जो है वहां रखेंगे। लेकिन हमारी मांग आज भी है, एक सर्वदलीय बैठक, एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर में जाना चाहिए, और वहां जो उग्र आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, नेता है, उनसे खुली चर्चा उनके साथ होनी चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि का मामला है, और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आदेश टला है। जज की छुट्टी पर रहने की वजह से जो आदेश है वो आने वाला था, लेकिन उसको टाला गया। ये बड़ी खबर आपको दें, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आदेश जो है वो अभी फिलहाल टल गया है। दरअसल जज की छुट्टी पर रहने की वजह से जो आदेश आ रहा था उसको टाला गया है, वो टल चुका है, और ये जो पूरा केस है ये मानहानि का मामला है। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और मानहानि का ये पूरा केस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो आदेश आना था उसको अभी टाला गया, और वजह जो जज हैं वो छुट्टी पर मौजूद हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद मिस्र के 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं और मिस्र रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने अमेरिका यात्रा के समापन की जानकारी दी है। आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का भी दौरा करेंगे और मिस्र में राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात से पहले वहां के मंत्रियों के साथ एक समूह को मिलकर गठित इंडिया यूनिट का भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक में भी जाएंगे और जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अमेरिका दौरे के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग के अंदर भारतीय समुदाय को संबोधित किया है और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले पुरस्कार विजेता अंतरराष्ट्रीय गायिका मैरी मिलवेन ने भारत के सम्मान में भारत का राष्ट्रगान गाया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया है। और संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भारत अमेरिका संबंधों का जिक्र करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की है। पीएम मोदी ने यह कहा है कि भारत अमेरिका के बीच हुए सभी समझौते सिर्फ कुछ नीतियों के आगे बढ़ाने मात्र नहीं है, ये भारत और अमेरिका के कई करोड़ों लोगों के भाग्य को एक नई ऊंचाई देने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की धरोहर पर भी चर्चाएं की गई हैं और यह भी बताया कि भारत की 100 से ज्यादा पुरानी मूर्तियां जो हमारे यहां से चोरी हो गई थी उसे अमेरिका ने लौटाने का फैसला लिया। ये पुरातन वस्तुएं वर्षों पहले अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई हैं, जिसे अब अमेरिका ने लौटाने का फैसला किया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी का राजकीय दौरा दुनिया भर के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर रोनाल्ड रीगन सेंटर में अप्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम के समापन के समारोह में प्रमुख अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलवेन भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की मनमोहक प्रस्तुति दी और इस दौरान अमेरिकी गायिका मैरी मिलवेन ने भारत का राष्ट्रगान गाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए।
आपने देखा किस तरह से जो अमेरिकी सिंगर है उन्होंने राष्ट्रगान की जो प्रस्तुति है वो पेश की और वहां पर तमाम लोग जो हैं उसमें सम्मोहित नजर आए। भारतीय राष्ट्रगान गाया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूती हुई नजर आए। ये भारत की कूटनीति की ही बात है जो अमेरिका के इस दौरे के बाद पूरा विश्व भारत की ताकत को देख रहा है। भारत की जो कूटनीति रिश्ते हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रगान के बाद जो वहां की सिंगर है वो पीएम नरेंद्र मोदी के भी पैर छूती हुई नजर आई। यानी कि साफ तौर पर पूरा विश्व जो है वो अमेरिका दौरे को लेकर चर्चाएं कर रहा है और सिंगर मैरी मेलवेन ने भारतीय राष्ट्रगान का जो प्रस्तुति दी है उसके बाद तमाम लोग वहां पर काफी गदगद नजर आए हैं। उधर बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। चंबा हिंसा का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है और ये कहा कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से अभी इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये पता चलता है कि जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठता जा रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में। जिस प्रकार से 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल कांग्रेस के जो हमारे सामने जो घटनाएं घटित हुई है, लगभग 40 मर्डर के केसेस हैं के हाथ में। मुझे लग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार की बन गई है, कुछ भी उनके नियंत्रण में आज की तारीख में नहीं दिख रहा है और सारी चीज़ें ना मंत्री उनके कंट्रोल में है। चंबा की घटना होती है तो सबसे वरिष्ठतम मंत्री से जब पत्रकार पूछते हैं तो आपको क्या कहना है, तो पूछते हैं कि चंबा में क्या हुआ है और मुझे जानकारी नहीं, मैं पता कर लूँगा पहले उसके बाद बोलूँगा। 6 दिन घटना के बाद प्रदेश के मंत्री को जानकारी नहीं है कि चंबा में इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसकी चर्चा प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में। ऐसी घटनाओं से पूरा हिमाचल जो है आज के इस दौर में बहुत एक विकट परिस्थिति में से गुजर रहा है और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे लगता है कि जो सारी व्यवस्थाएं जिनका नियंत्रण, जैसे व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का नहीं, अव्यवस्था का एक दौर पूरे प्रदेश भर में फैला। पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक में अधिकांश नेताओं में सहमति बनी है और अंतिम फैसला 12 जुलाई को शिमला में होने वाली अगले चरण की बैठक में लिया जाएगा। तभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा और इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के इस महाजुटान को इकट्ठा करने में नजर आएंगे। शिमला मीटिंग में आने के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल शुक्रवार यानी कि 23 जून को पटना में हुई राजनीतिक के दलों की बैठक पर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान जारी करा। इसमें पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से काले अध्यादेश का विरोध नहीं करती है और ये घोषणा नहीं करती है कि उसके सभी 31 राज्यसभा के सांसद राज्यसभा को अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए समान विचार वाला दलों में भविष्य के होने वाली बैठकों में भाग लेना काफी मुश्किल होगा। एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के 15 दलों ने पटना में महाबैठक की है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में 2 टूक देखने को मिली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर जमकर प्रहार किया है और जमकर अपनी जो कलह है वो खुलकर सामने आई और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक नया फरमान भी जारी कर दिया है। की राजधानी पटना में शुक्रवार को मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लगा। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले नेता गुरुवार से ही पटना पहुंचने लगे थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 15 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में साफ तौर पर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक की अगुवाई सीएम नीतीश कुमार ने की। वहीं इस बैठक को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी सक्रिय भूमिका में नजर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। शाह ने विपक्ष की इस बैठक पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की यह बैठक सिर्फ फोटो सेशन को लेकर हुई।
इस बैठक का कोई उद्देश्य नहीं है। हम इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इतना ही नहीं बल्कि शाह ने कहा कि इस बहाने वे लोग संदेश देना चाहते हैं कि वे पीएम मोदी को चुनौती देंगे। शाह ने कहा कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, इस बार भी पीएम मोदी को ही जनता 300 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक से वॉकआउट करने की चेतावनी दी थी। आपको बता दें, बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री आवास स्थित नेक संवाद भवन में विपक्षी एकता की यह बैठक हुई है, और इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर से पहुंचे, इसलिए बैठक तय समय पर शुरू नहीं हो पाई थी। नेक संवाद में विपक्षी दलों के सभी नेता बैठक में मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बैठक में मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विपक्ष ने पटना में यह जमघट लगाया, उससे आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ता है, और ये विपक्षी दल बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क टीएनपी न्यूज। उधर केंद्र सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए दिन के समय टीयूडी के नियम लागू करने वाली है, और ऐसे होने पर देश भर के बिजली उपभोक्ता और सौर घंटों यानी कि दिन के समय के दौरान बिजली खपत का प्रबंध कर अपने बिजली बिल में 20% की बचत कर सकेंगे। टीओडी नियम के तहत दिन के अलग अलग समय के लिए बिजली की अलग अलग दरें लागू होंगी, और ये व्यवस्था लागू होने से बिजली के सार्वजनिक दलों पर समय यानी कि पीक आवर्स में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी अधिक बिजली खपत वाले काम से परहेज कर सके। बताया ये भी जा रहा है कि टीयूडी शुल्क व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से 10 किलोवाट और उससे ज्यादा मांग वाले वाणिज्य एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, और कृषि छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम 1 अप्रैल 2025 तक लागू होगा। पूर्वोत्तर भारत का राज्य आसाम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, और यहां बाढ़ से स्थिति लगातार खराब होती जा रही। 22 जिलों में लगभग 5 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, और आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA ने रिपोर्ट के अनुसार उदलगुरी जिले के तामुलपुर में बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि बक्सा
पेटा और चिराग और दरांग के साथ साथ धुबरी और डिब्रूगढ़ तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर स्थितियां जो हैं वो बिगड़ रही हैं और जिले में बाढ़ के कारण 5 लाख से ज्यादा लोग काफी प्रभावित हुए। अकेले बारपेटा में लगभग 3,25,600 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि धुरबी और नेमानी घाट के अंदर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी बेकी और तमाम पुथिमारी के साथ नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आसाम में आई इस बाढ़ से कम लोगों को भी नुकसान हो रहा है और जानवर जो पालतू हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बताएं कि घर छोड़ने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ के कारण कई पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। बाढ़ की समस्या से लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं और लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि 3,46,600 पालतू जानवर इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर यह बाढ़ जो है आसाम में दस्तक दे रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।